हमारे माँ ने थोड़ी ये पैदा किया था कि भाई रोटी खाना में जाओ और धंधा करो बोल के। थोबड़ा बैंड कर दूंगा, एसिड फेंक दूंगा, ब्लेड मार दूंगा, दादागिरी से बातें। तो पुलिस के पास कंप्लेंट करने गया, मेरे को ही अंदर डाल दिया। Whenever I had a doubt and I used to go to school to ask, they used to tell me तू पढ़ लिख के क्या करेगी, तू रंडी की बेटी है, तू रंडी बनेगी। अब तो 10 रुपए वाला कस्टमर भी चलेगा, कम से कम चाय और पाव तो खाने को मिलेंगे इस लॉकडाउन में। कोविड पैंडेमिक के दौरान जब पूरी दुनिया थम गई थी, तब कामाठीपुरा की गलियां भी सुनसान पड़ गई थी और यहाँ के प्रोस्टिट्यूट्स 10 रुपए में भी किसी की भूख मिटाने के लिए तैयार थे, अपना पेट भरने के लिए। साउथ मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जहां इंडिया के करोड़पति अरबपतियों के बड़े बड़े बंगले हैं, लेकिन उसी साउथ मुंबई के ग्रांट रोड इलाके में स्थित है कामाठीपुरा, मुंबई का सबसे बड़ा और एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया, जहाँ की कई औरतों का आज भी दाम है सिर्फ 100 से 200 रुपए। कितना लोग हैं? 300। 300। 350 का नीचे नहीं जाएगा। पहली बार देखा था तुमको। कितना है तुम्हारा? 250। कितना लगे? 200। कामाठीपुरा आने वाली हर लड़की किसी अपने के ही धोखे का शिकार है। चंद पैसों के लिए बिकती है, फिर हाँ रोती है, झगड़ती है, लेकिन एक दिन उसे खुद को ही बेचने की आदत सी हो जाती है। यहाँ के हर एक कोठे में एक मालकिन या फिर घरवाली होती है, जो वैसे तो खुद भी पहले एक प्रोस्टिट्यूट रह चुकी होती है। ये तीनों लड़कियाँ खाली हैं इस वक्त, देख लो, चुन लो जो पसंद। लेकिन अब वो उसी कोठे में आई हर एक लड़की का ऐसा हाल कर देती है कि वो लड़की अपने खुद की मर्जी से धंधे पे बैठ जाती है। अगली तेरे भले के लिए करे, फिर कभी आजादी की तलब नहीं लगेगी। एक अमेरिकन जर्नलिस्ट ने जब कामाठीपुरा की इन गलियों में स्टिंग ऑपरेशन किया था, तब जाके मालूम पड़ा कि यहाँ जब कोई भी लड़की प्रोस्टिट्यूशन करने से इनकार कर देती है, तब उसे कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। धंधे पे खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। उसे रॉड से बुरी तरह मारा पीटा जाता है, और अगर इसके बावजूद लड़की नहीं मानती, तब भी उस पर जबरदस्ती करके कस्टमर को बिठाया जाता है। वो औरत मेरा ऐसा हाथ पकड़ा था, उसका लड़की मेरा पैर पकड़ा था, वो कस्टमर मेरे पर जबरदस्ती कर रहा था। 3 महीना मेरे को जे हॉस्पिटल में दिखाया, 3 महीना। जिसके बाद उसे छोटे छोटे पिंजरों में महीनों के लिए कैद कर दिया जाता है, जहाँ से सिर्फ चीखें निकलती हैं, लड़की नहीं। जब भी लेकर आए तो 5-6 महीने तक अंदर रखे। लेकिन आज से 152 साल पहले कामाठीपुरा की स्थिति इससे बहुत अलग थी। जरा 1873 की स्ट्रीट सीन इन द सिटी ऑफ बॉम्बे नाम की ये पेंटिंग देखो। यहाँ एक भी ब्रॉथल हाउस नहीं था। इनफैक्ट यहाँ तो देश विदेश से इंडिया आए आर्मेनियंस, अफगान्स, पोर्चुगीज, जापानीज और चाइनीज जैसे एलीट फॉरेनर्स रहा करते थे, जिन्हें खुद ब्रिटिशर्स ने ही यहाँ पर लैंड एलोकेट करवा के सेटल करवाया था। इनफैक्ट आज भी अगर आप कामाठीपुरा की शुक्ला जी गली में जाओगे तो वहाँ आपको चाइनीज कम्युनिटीज दिख जाएंगी, जिनका मुंबई के बीचों बीच एक चाइनीज टेम्पल है, और वो यहाँ हमारे ही देश में हर साल चाइनीज न्यू ईयर तक खुशी से सेलिब्रेट करते हैं। Ciao, 李修尼，我的爸爸是中国人，我的妈妈是印度人。每年的春节，总领事馆呢都会到这里来，和我们大孟买地区的侨胞，那么新的侨胞呢，现在加到一起呢，我们现在大概I know, सुनकर विश्वास नहीं हो रहा है ना कि हमारा ये इनफेमस रेड लाइट एरिया एक टाइम पे एक पॉश एलिट एरिया हुआ करता था। वेल, इसकी कहानी को समझने के लिए हमें हल्का सा रिवाइंड करके ईयर 1534 में जाना होगा, जब मुंबई शहर का कोई अस्तित्व ही नहीं था। यहाँ पर सिर्फ ये 7 आइलैंड्स थे जो अरेबियन सी पे फ्लोट हो रहे थे। 1534 में जब सबसे पहली बार पोर्चुगीज यहाँ पर आए, तब उन्होंने यहाँ के मेन आइलैंड को नाम दे दिया बॉम्बेम, जिसका मतलब पोर्चुगीज लैंग्वेज में था द गुड बे। इसके बाद जब 1661 में प्रिंसेस कैथरीन ऑफ ब्रिगेंजा की किंग चार्ल्स II ऑफ इंग्लैंड से शादी हुई, तब पोर्चुगीज ने इस आइलैंड को, हमारे मुंबई को, डावरी के तौर पे ब्रिटेन को दे दिया। फिर 1784 से लेकर 1845 तक ब्रिटिशर्स ने इन 7 आइलैंड्स को हॉर्नबी वेलार प्रोजेक्ट के तहत एक करके पहली बार मुंबई बनाया।
अब जाहिर है मुंबई के कंस्ट्रक्शन में ब्रिटिशर्स को लाखों की संख्या में वर्कर्स और लेबरर्स की जरूरत थी और इसीलिए फिर 1795 के आसपास मुंबई में तेलंगाना स्टेट से बड़े पैमाने में लेबरर्स आए जिन्होंने ही यहाँ के फेमस CSMT स्टेशन और मुंबई में आपको जो आज भी ब्रिटिश एरा की जो भी बिल्डिंग्स दिखाई देती है ना, वो इन्होंने ही बनाया था। अब क्योंकि इनके लिए ब्रिटिशर्स ने मुंबई के इस एरिया में रहने की व्यवस्था की थी और तेलुगु भाषा में लेबरर्स को कामाटी बोलते हैं, इसीलिए फिर इस एरिया का ही नाम पड़ गया कामाटीपुरा। इसके बाद फिर 1873 के अराउंड ब्रिटिशर्स ने इंडिया पर आए कई सारे फॉरेन कम्युनिटीज को भी यहाँ पर यानी कि कामाटीपुरा में इंसेंटिव्स देकर सेटल करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था। ऐसा उन्होंने इसीलिए किया था ताकि ये फॉरेनर्स इंडिया आए और मुंबई में अपने बिजनेसेस को एस्टैब्लिश करें और ये नया बना मुंबई जितना जल्द हो सके इंडिया का एक फ्लरिशिंग पोर्ट सिटी बन पाए। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिटिशर्स ने चाइनीज लोगों को कामाटीपुरा के शुक्लाजी लेन पे रहने दिया था और इसे तभी मुंबई का चाइना टाउन भी बोलते थे। वहाँ पे इन चाइनीज लोगों ने रेस्टोरेंट्स डाले थे जिसमें कई जगहों पे लिकर और ओपियम भी सर्व होती थी और आज भी जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया मुंबई की इसी गली में आज भी चाइनीज कम्युनिटीज रहती है। अब आमतौर पे ऐसा कई देशों में देखा गया है कि जब भी एक शहर डेवलप होता है, एक फाइनेंशियल सेंटर बन जाता है, तब ऑटोमेटिकली वहां पे कई सारे रेड लाइट एरियाज बनने लगते हैं। इसके कई मॉडर्न डे एग्जांपल्स भी है जैसे कि बैंकॉक, हैम्बर्ग, मैनिला, रियो डी जेनेरियो और एम्स्टर्डम। लेकिन मुंबई का केस थोड़ा सा अलग है। कामाटीपुरा एक रेड लाइट एरिया खुद से नहीं बना था, इसे ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती बनाया था। एक्चुअली मिड 1800s में मुंबई एक पोर्ट सिटी होने के साथ साथ ब्रिटिश आर्मी का कैंटोनमेंट एरिया भी था, यानी कि वहां पर आर्मी का बेस था जहां कई ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे। तो इन सोल्जर्स के एंटरटेनमेंट के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने खुद कामाटीपुरा में ब्रिटिश सरकार अप्रूव्ड ब्रॉथल्स खड़े किए थे और आप बिलीव नहीं करोगे, गवर्नमेंट ने खुद अपनी सैलरी पे यहाँ पर प्रोस्टिट्यूट्स तक हायर किए थे। उस वक्त कामाटीपुरा के शुक्लाजी स्ट्रीट में व्हाइट स्किन यूरोपियन प्रोस्टिट्यूट्स भी रहा करती थी और इसीलिए शुक्लाजी स्ट्रीट को तब सफेद गली भी कहा जाता था। अब जब ब्रिटिश सरकार खुद ही प्रोस्टिट्यूट्स को हायर करके उन्हें सैलरीज भी दे रही थी तो जाहिर है कुछ ही सालों में 1860s के आसपास मुंबई में पूरी दुनिया से सेक्स वर्कर्स आके रहने लग गई थी। और जैसा मैंने बताया कैंटोनमेंट एरिया होने के साथ साथ मुंबई एक पोर्ट सिटी भी था और इसीलिए दुनिया भर से सेलर्स और कई अमीर बिजनेसमैन यहाँ उतर के बहुत सारा पैसा खर्चा करते थे और इसीलिए धीरे धीरे करके कामाटीपुरा पूरे विश्व में फेमस हो गया एज द सेक्स टूरिज्म कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, जैसे आज बैंकॉक है। लेकिन फिर आया एक ऐसा दौर जब कामाटीपुरा ऑलमोस्ट बंद होने की कगार पे आ चुका था, क्योंकि तब भारत में डिप्लॉयड 1/3 आर्मी सोल्जर्स को कामाटीपुरा की वजह से STDs यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हो गए थे। लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट ने इस एरिया को बैन नहीं किया, बल्कि कैंटोनमेंट एक्ट 1864 पास करके इस पूरे ब्रॉथल सिस्टम को उल्टा लीगलाइज कर दिया। इस एक्ट के तहत सबसे पहले उन्होंने मुंबई के सारे प्रोस्टिट्यूट्स को कंपलसरी गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर करने को कहा और फिर उन्होंने कामाटीपुरा में सबसे पहला विनरल क्लिनिक यानी कि क्लिनिक शुरू कर दिया। इस एक्ट के तहत यहाँ रजिस्टर्ड सभी प्रोस्टिट्यूट्स को रेगुलरली इसी क्लिनिक में STDs के लिए टेस्ट करना पड़ता था, जिसके बाद ही गवर्नमेंट उनको अपना बिजनेस रन करने के लिए लाइसेंस इशू करती थी। आप कह सकते हो कि ये पहली बार था जब ब्रिटिशर्स ने ऑन पेपर बकायदा मुंबई में प्रोस्टिट्यूशन को लीगलाइज कर दिया था। ऑफिशियली ये लोग ब्रॉथल्स को चकला बोलते थे और हर एक चकला में एक ब्रिटिश रेजिमेंट यानी कि लगभग 1000 सोल्जर्स के लिए 12 से 15 लड़कियां अलॉट की जाती थी, जो सभी लड़कियां परमानेंटली वही रहती थी। ऑफिशियल एस्टिमेट्स के मुताबिक रेजिमेंट के 800 से 900 यंग इंग्लिश सोल्जर्स इन सर्विसेज का इस्तेमाल रेगुलरली करते थे और रेजिमेंट का 1/4 हिस्सा डेली इन चकलास को विजिट करता था। सो इसका मतलब हुआ कि हर एक लड़की को डेली 15 से 24 सोल्जर्स को सर्व करना पड़ता था एवरी डे। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं किस ब्रूटैलिटी से उनको गुजरना पड़ता होगा। इन लड़कियों पे 24/7 एक आर्मी गार्ड नजर रखता था, क्योंकि इन्हें ब्रिटिश सोल्जर्स के अलावा किसी से भी मिलने की परमिशन नहीं होती थी। ये लड़कियां सिर्फ और सिर्फ रेजिमेंट के लिए ही डेडिकेटेड थी। इनफैक्ट जब कोई रेजिमेंट नए लोकेशन पर शिफ्ट करती थी तो लड़कियों को भी कार्ट्स या फिर ट्रेन से उस नए लोकेशन पे भेजा जाता था। अगर सोल्जर्स किसी वॉर जोन में कैंप्स लगाते थे तो वहीं अलग से टेंट्स उन लड़कियों के लिए भी लगाया जाता था, ताकि जंग के माहौल में भी सोल्जर्स को सर्विसेज अनइंटरप्टेड मिलती रहे। सो बेसिकली वो सारी लड़कियां लिटरली ब्रिटिश
स्लेव्स थी। वो ब्रिटिशर्स की सारी बातें चुपचाप मानती रहे और नई लड़कियां ब्रॉथल में आती रहे, इसकी जिम्मेदारी महलदारनी यानी कि ब्रॉथल सुपरिंटेंडेंट की होती थी। इंडिया की वन ऑफ द ओल्डेस्ट पॉलिटिकल मैगजीन मेन स्ट्रीम में बहुत ही डिटेल में बताया है कि ये महलदारनीज इतनी लड़कियां रेगुलरली लाती कहाँ से थी। सो जब भी इन ब्रॉथल्स में नई लड़कियों की जरूरत होती तो एक लिस्ट बनाया जाता था कि हर एक रेजिमेंट में कितनी लड़कियां चाहिए। फिर आसपास के गांवों के कोतवाल और कुछ पुलिस ऑफिसर्स को ये लिस्ट पकड़ा दिया जाता था, जो गांव-गांव में जाकर 14 साल से ऊपर की लड़कियों को जबरदस्ती पकड़ के 5 आना की सैलरी देके उन्हें हायर कर लेते थे। अच्छा, इसी दौरान ब्रिटिशर्स ने प्रोस्टिट्यूट्स को भी 3 क्लासेस में डिवाइड कर लिया था। मोस्टली मुंबई के लोकल्स को कामाटीपुरा की ब्रिटिश प्रोस्टिट्यूट से बात करने की इजाजत बिल्कुल भी नहीं होती थी और इसीलिए फर्स्ट क्लास प्रोस्टिट्यूट्स मोस्टली यूरोपियन औरतें होती थी। लेकिन सबसे शर्मिंदगी की बात तो ये है कि इंडियन प्रोस्टिट्यूट्स का आमतौर पे 3rd क्लास से भी नीचे का दर्जा होता था। एक हिस्टोरियन दीपक राव ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि 1950s से 60s में बॉम्बे डॉक से कामाटीपुरा जाने के लिए बिल्कुल जैसे किसी टूरिस्ट प्लेस पे होता है ना, वैसे ही उन डॉक्स पर डेडिकेटेड टैक्सीज और विक्टोरिया यानी कि हॉर्स कार्स खड़ी रहती थी ताकि उस पोर्ट पे उतरे लोगों को सीधा कामाटीपुरा ले जाया जा सके। That is how important कामाटीपुरा had become। लेकिन कट टू मॉडर्न इंडिया, आज भी कामाटीपुरा काफी फेमस है, इनफैक्ट इनफेमस है। वो एक बदनाम गली मानी जाती है। मैं आ रहा था यार, हम लोग मतलब ये ग्रांड रोड दिखाते हैं, वो जबरदस्ती हाथ पकड़ाई थे, ए भाई आओ भाई आओ भाई। ग्रांड रोड है, सब लोग बोलते हैं बदनाम गली है, बदनाम गली है। हाँ। ऐसा एक्चुअल हकीकत क्या है? सच में बदनाम गली है? बदनाम गली ऐसा मतलब क्या, धंधे वाली। ये जगह एशिया की 2nd लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया है, जहां 2000 से भी ज्यादा आज की तारीख में भी काम करते हैं। इन्हें हर रोज मिनिमम 8 से 10 क्लाइंट्स अटेंड करने पड़ते हैं अपना गुजारा करने के लिए और ऑन एन एवरेज उन्हें हर एक क्लाइंट से 150 से 350 रुपीज मिल सकते हैं। 350। 300 का जमाना गया। आपके पास ही मैं आता हूँ। 300 का जमाना गया है अभी। क्या रेट है? 400। ऑफ कोर्स इससे ऊपर के भी रेट्स है 2500s में। अच्छा, 200, 350 ये भी इनका कंप्लीट प्रॉफिट नहीं होता है। इसमें से एक बड़ा परसेंटेज अगर वो इंडिपेंडेंटली नहीं वर्क कर रही है तो घरवाली को जाता है, यानी उस ब्रॉथल के ओनर को जाता है। इसके ऊपर से भी करीब 50 से 60 रुपए बेड चार्जेस देने के बाद कामाटीपुरा के एक वर्कर के हाथ में 50 से 100 रुपए को जाते हैं, विच इज एक्सट्रीमली लो। मुंबई के एक लोकल न्यूज ने जब एक ब्रॉथल ओनर सितारा को इंटरव्यू किया था तब उनका कहना था कि उनके ब्रॉथल में 70 लड़कियां काम करती हैं और हर एक लड़की से उन्हें साल के 45 से 60,000 रुपीस मिलते हैं। जो पैसा वो इसीलिए मांगते हैं ताकि जब पुलिस की उन पर रेड पड़े तो वो उन्हें पैसे खिलाकर अपने लड़कियों को बचा सके। और इसीलिए आज भी करप्ट पॉलिटिकल सिस्टम्स और इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के कारण आज तक कामाटीपुरा में फ्लैश ट्रेड यानी कि प्रोस्टिट्यूशन ओपनली प्रैक्टिस होता है। आज भी बांग्लादेश, नेपाल और इंडिया के कई गांवों से लड़कियों को मुंबई लाकर इलीगली बेचा जाता है। सोचने वाली बात तो ये है कि मुंबई जो शहर सपनों का शहर माना जाता है, वही शहर किसी और के सपने पल भर में तोड़ भी सकता है। खड़ा नहीं रहेगा तो खाने को भी नहीं देगा। कामाटीपुरा सिर्फ एक बदनाम गली नहीं है, ये एक सिस्टमैटिक फेलियर का जीता जागता सबूत है जो महिलाओं को एक कमोडिटी बनाकर उनका शोषण करता है। ये आपकी और हमारी मानसिकता का भी एक सबूत है जो इन महिलाओं को हीन समझता है, समाज में स्वीकारने से कतराता है। अरे हम तो इनके एड्रेस से ही इनका भाव तोल लेते हैं। कुछ भी काम कर सकते हैं मैडम, कहीं पे भी कंपनी में जॉब कर सकती है, कुछ भी कर सकती है, थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी भी हूँ मैं। The person who raped me put his feet on my neck and said, I deserve this because my mother is a sex worker. मुंबई का कामाटीपुरा, दिल्ली का जीबी रोड या फिर कोलकाता का सोनागाछी, एड्रेस में ये नाम दिखते ही बैंक लोन देने से इनकार कर देता है, मैनेजर जॉब देने से और हम लोग इन्हें सम्मान देने से। कामाटीपुरा की ये गलियां वो इलाका है जहां इज्जत बिकती है, इंसानियत गिरवी रखी जाती है और एक महिला के अधिकारों का, उसके सम्मान का दाम है सिर्फ 200 रुपए।